हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आपको पता होगा कि डेली आपके एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 1 जून आपकी डेट दी गई है एग्ज़ाम की। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 1 जून से हमारे जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि पिछले आने वाले 10 दिनों में हम 10 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो अगर मान लीजिए 10 दिन में नहीं हो सकता, फिर भी 11-12 दिनों में हम अपनी जो यूनिट 10 है, पूरी यूनिट 10 एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। हमने यूनिट 9 और यूनिट 10 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा जो बचा हुआ है वो बचा है यूनिट 8। और यूनिट 8 में भी जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर भारतीय काव्यशास्त्र दिया हुआ है। भारतीय काव्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र में हम देखते हैं कि हमने काव्य प्रयोजन देख लिया था। ठीक है, काव्य प्रयोजन के साथ साथ हमने क्या देख लिया था? शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, ये हमने देख लिया था। आज हमको जो करना है वो करना है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हमने यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर करीब करीब जो प्रश्नों की श्रृंखला में जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन प्लेटो से, 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज एरिस्टो से, 30 लॉन्जाइनस से, 30 वर्ड्सवर्थ से और 30 कॉलरिज से, और ऐसे ही 30 इलियट से है। तो अगर हम आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे करीब करीब यहाँ पर हमारे 180 क्वेश्चन प्लस हम आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि हमारा 1 घंटे में ये जल्दी जल्दी से हो जाए। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि जो उसकी व्याख्या है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं अपना अभी से एमसीक्यूज पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर। तो पहले हम देखते हैं प्लेटो को। प्लेटो पर हम जब देखेंगे, प्लेटो पे हम देखते हैं यदि, तो प्लेटो का जन्म कब हुआ? प्लेटो का जन्म कब हुआ? तो प्लेटो का जन्म हमको दिखाई देता है यहाँ 428 या फिर 427 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ हम ज्यादा व्याख्या पे जोर नहीं देंगे क्योंकि हमें 180 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो हमें ज्यादा विस्तृत में हम नहीं जाएंगे, विस्तार नहीं देंगे हम आपको। बस हम आपको यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर बस बताएंगे। अकादमी की स्थापना कहाँ की थी प्लेटो ने? तो एथेंस में की थी। अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकादमी का मुख्य उद्देश्य था दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान। प्लेटो के दर्शन का मुख्य आधार क्या था? तो प्रत्ययवाद था, जिसको इंग्लिश में फॉर्म्स बोलते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन से शामिल नहीं है? हमें पता कि ये ग्रंथ किसके हैं? प्लेटो के हैं। और ये वाला जो ग्रंथ किसका है? अरस्तु का है। अपने विचार उन्होंने काव्यशास्त्र के कहाँ किस पुस्तक में व्यक्त किए हैं? तो रिपब्लिक और इयोन पुस्तक में व्यक्त किए हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य का मूल आधार क्या है? तो काव्य का मूल आधार है अनुकरण यानी मायमेसिस। आगे हम देखते हैं कि काव्य को आदर्श राज्य से क्यों निष्कासित करने की बात कही है? तो क्योंकि ये जनता से दूर है। ठीक है, ये मतलब जनता से यानी कि यथार्थ से दूर है। जनता को ये भ्रमित करता है, भावनाओं को उत्तेजित करता है, इसलिए राज्य से इसको निष्कासित करने की बात की गई है। काव्य यथार्थ से कितनी बार हटकर है? तो 2 बार हटकर है। काव्य प्लेटो ने काव्य की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत में माइमेसिस का अर्थ क्या है? माइमेसिस का अर्थ है यहाँ पर अनुकरण। प्लेटो ने काव्य को किस प्रकार की कला माना है? तो अनुकरण की कला। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रभाव मनुष्य के किस हिस्से पर पड़ता है? तो भावनाओं पर पड़ता है। काव्य सृजन के लिए क्या सिद्धांत दिया है उन्होंने? तो दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। ये आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि जो देवीय प्रेरणा का सिद्धांत है वो किसने दिया? देवीय प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रभाव कैसा होता है? तो अशुभ होता है। प्लेटो ने संगीत के बारे में कहा है, क्या कहा है? तो यह सर्वोत्तम व्यक्तियों को शांति प्रदान करता है। किस कारण से नैतिकता के लिए हानिकारक माना है काव्य को? तो ये क्या करता है? ये देवताओं को नकारात्मक रूप में दिखाता है, देवताओं को क्रूर, लोभी आदि दिखाता है, इसलिए ये हानिकारक है। प्लेटो के अनुसार काव्य और कला में माइमेसिस का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो नकारात्मक और हेय। प्लेटो के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो प्लेटो प्रत्ययवादी थे, वो भौतिकवादी नहीं थे। प्लेटो ने अपने संवादों को किस शैली में लिखा है? तो काव्य, गद्य और नाटकीय, इन तीनों शैलियों में उन्होंने लिखा है। आगे हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार काव्य और कला में भ्रम का कारण क्या है? तो अनुकरण की प्रक्रिया। प्लेटो ने काव्य को किस प्रकार की कला माना है? तो उन्होंने तीसरे स्तर की कला माना है। पहले यहाँ हम देखते हैं कि उपयोग है, दूसरा क्या है? निर्माण है, तीसरा क्या है? अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार काव्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? देवी प्रेरणा। काव्य सिद्धांत की आलोचना किसने की है प्लेटो के? तो उनके शिष्य अरस्तु ने करी है। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। प्लेटो के अनुसार काव्य और कला का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? तो नैतिकता और उपयोगिता के आधार पर। अब अरस्तु से हम प्रश्न देखते हैं। जो मैंने आपको बोला था 180 ना, 180 नहीं, आपके 200 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अरस्तु ने काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले किसको जरूरी माना है? तो विचार को। और विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उपयोगिता से। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होता है? उपयोगिता से। अरस्तु ने काव्य के साथ साथ किन क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया है? तो दर्शन, इतिहास और राजनीति को। ठीक है। रूप, अरस्तु ने काव्य वस्तु के साथ साथ किन पक्षों पर विचार किया है? तो रूप पक्ष पर और शिल्प पक्ष पर। ठीक है। अरस्तु की मान्यता के अनुसार काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत क्या विचार करना चाहिए? तो विचार क्या करना चाहिए? उनके विविध भेदों पर, उनके प्रयोजनों पर। अरस्तु ने काव्य के लिए छंद को क्या माना है? उन्होंने उसको अनिवार्य नहीं माना है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि काव्य जो है वो छंद, काव्य के लिए छंद अनिवार्य नहीं है। अरस्तु ने छंद की अनिवार्यता को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तो होमर और एम्पेदोक्लिस का। इन दोनों में क्या अंतर है? तो होमर एक कवि है और एम्पेदोक्लिस क्या है? भौतिक विज्ञानी है। अरस्तु ने काव्यत्व का मापदंड क्या माना है? तो प्रयोजन माना है। ठीक है। अरस्तु ने घड़ा निर्माण की क्रिया के माध्यम से क्या समझाया है? प्रयोजन को और तत्व को। ठीक है। अरस्तु के अनुसार घड़ा निर्माण किसके रूप में देखा गया है? तो जल के रूप में देखा गया है। प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है? जल है। अरस्तु ने घड़ा निर्माण में उपादान करण को किसके रूप में देखा है? तो मिट्टी के रूप में देखा है। अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लेके उन्होंने बताया था कि जो घड़ा निर्माण की क्रिया का प्रयोग करके प्रयोजन को जल के रूप में, उपादान को मिट्टी के रूप में, निमित्तीकरण को कुम्हार या चाक के रूप में और तत्व को घड़े के रूप में प्रस्तुत करके हमको घड़े निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहिए। अरस्तु के अनुसार औचित्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? अच्छा ग्रहण करना और बुरा त्याग देना। औचित्यवादी की स्वयं की निजी स्थापना क्या होती है? तो उसकी स्वयं की कोई निजी स्थापना नहीं होती। वो पूर्व मान्यताओं से उचित का चयन करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व मान्यताओं से उनका उचित का चयन करते हैं और वही उनका कार्य होता है। अरस्तु ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 5 मानी है। जिसमें हम देखते हैं असंभव वर्णन,
ठीक है। और अयुक्त वर्णन, यहाँ पर अयुक्त आना था, अयुक्त वर्णन। फिर हम देखते हैं अनैतिक वर्णन, ठीक है, शिल्पगत दोष, और एक और हम देखते हैं विरुद्ध वर्णन। तो ऐसे करके उन्होंने 5 दोष माने हैं। और वही जो आपको ये नीचे प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें नैतिक वर्णन नहीं आएगा, उसमें अनैतिक होना चाहिए, इसलिए ये वाला उत्तर आपका गलत है। अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत पर विचार किसके बाद किया, यानी कि पहले अनुकरण का जो सिद्धांत था, पहले इस पर विचार किसने किया था, तो प्लेटो ने किया था। अरस्तु ने काव्य कला को किस दृष्टि से देखा है, तो सौंदर्य की दृष्टि से देखा है, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के मत से क्यों अलग है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र पर ये आधारित है, इसलिए ये उनके प्लेटो के सिद्धांत से अलग है। अरस्तु ने अनुकरण के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3। पहला कौन सा, जैसी थी, जैसे वो पहले थी, जैसे वे कही जाती हैं, और जैसी वे होनी चाहिए। अनुकरण का कौन सा प्रकार आदर्शात्मक है, तीसरा, जैसी वे होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार अनुकरण में कवि की क्या भूमिका होती है, तो भावना और कल्पना का जो कवि योगदान देते हैं वो उनका कार्य होता है। अरस्तु ने अनुकरण को किस प्रकार की क्रिया माना है, तो एक सृजनात्मक क्रिया माना है उसको, ना तो दैवीय प्रेरणा से युक्त माना है। ठीक है, उन्होंने क्या माना है, एक सृजनात्मक क्रिया माना है। अनुकरण की प्रक्रिया में कला क्या करती है, तो अनुकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो कला है वो प्रकृति के दोषों को क्या करती है, पूर्ण करती है। अरस्तु ने अनुकरण में किन तत्वों को स्वीकार किया है, तो उन्होंने भावनामय और कल्पनामय इन तत्वों को स्वीकार किया है। अरस्तु ने कला और स्वतंत्र अस्तित्व कैसे स्थापित किया है, तो कला का स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने संवेदन और बिंब विधायनी शक्ति से जोड़कर किया है। अरस्तु ने अनुकरण के भेदों में क्या शामिल किया है, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि अनुकरण के भेद कौन कौन से हैं। अनुकरण के भेद कौन कौन से हैं, तो क्या है, दुखांत, प्रहसन और महाकाव्य। अनुकरण में भेदों को किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है, तो विषय, माध्यम और पद्धति। अरस्तु ने सुंदर को किसके मुकाबले सबसे अधिक व्यापक माना है, तो शिव से। अरस्तु ने चित्रकार और कवि को किस रूप में देखा है, तो अनुकर्ता के रूप में चित्रकार को कवि अनुकर्ता के रूप में यहाँ पर देखा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये था कि जो अरस्तु हैं वो चित्रकार या किसी भी अन्य कलाकार की तरह जो कवि होता है वो क्या होता है, अनुकर्ता होता है। तो चित्रकार, कवि या फिर कोई भी कलाकार है वो क्या है, अनुकर्ता मात्र है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार काव्य की जो अनुकृति है लेकिन वह क्या नहीं है, तो काव्य प्रकृति की अनुकृति है। जो काव्य क्या है, प्रकृति की अनुकृति है, लेकिन एकदम नकल ना होकर वह उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो क्या है, प्रकृति की अनुकृति है लेकिन एकदम नकल नहीं है, वो उसका क्या है, पुनः प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, त्रासदी, थोड़ा सा हम त्रासदी के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके 3 सिद्धांत थे, एक अनुकरण सिद्धांत, एक था त्रासदी सिद्धांत और एक था विरेचन सिद्धांत। तो त्रासदी का हिंदी रूपांतरण क्या है, दुखांत। त्रासदी सर्वप्रथम कहाँ, इसका विवेचन कहाँ हुआ, तो यूनान में हुआ। इसका आरंभ किसके सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है, तो दियोनिसियस। ईसा पूर्व 5वीं सदी तक यूनान में त्रासदी किस रूप में थी, तो परिपक्व रूप में थी। ईसा पूर्व जब हम देखते हैं कि 5वीं सदी में त्रासदी के अतिरिक्त कौन सी विधाएं प्रचलित थी, तो कॉमेडी, महाकाव्य और गीतिकाव्य। अरस्तु के अनुसार त्रासदी क्या है, तो त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा में क्या क्या शामिल होता है, तो लय, सामंजस्य और गीत। त्रासदी का कार्य व्यापार कैसा होता है, तो गंभीर, पूर्ण और विस्तृत।
अरस्तु के अनुसार त्रासदी में कार्य व्यापार कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो अभिनय द्वारा। आगे हम देखते हैं विरेचन सिद्धांत के पर। विरेचन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो अरस्तु ने किया। विरेचन शब्द किस यूनानी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो कथारसिस का। अरस्तु ने विरेचन संबंध किससे माना है? तो ट्रेजेडी से माना है। किससे माना है? ट्रेजेडी से माना है। प्लेटो ने काव्य को किसके लिए दोषी ठहराया है, जिसका खंडन अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने किया? तो उन्होंने बोला कि भावनाओं और वासनाओं को काव्य जो है वो बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उसका खंडन अरस्तु ने किया था। विरेचन और कथारसिस शब्द मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मूल रूप से विरेचन और कथारसिस क्या है? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। उसका फिर बाद में उपयोग हमारे साहित्य में आया है। अरस्तु द्वारा कथारसिस की व्याख्या के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये क्या कह सकते हैं कि इसकी कोई विशेष व्याख्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं है। बस क्या है ये कि काव्य शास्त्र में अरस्तु ने एक बार ही कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार कथारसिस शब्द का प्रयोग किस प्रसंग में आता है? तो दुखांतक के प्रभाव में आता है। आगे देखते हैं अरस्तु के अनुसार भावों का दमन कैसा है? हानिकारक और अहितकर। जब हमारे भीतर कोई भी भाव उत्पन्न होता है तो अगर हम उसका दमन करते हैं तो वो हमारे लिए अहितकर और हानिकारक होता है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? तो अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जा सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है लॉन्जाइनस। ठीक है, टॉपिक इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमने अभी 80 प्रश्न कर लिए हैं। अब हमारे 120 प्रश्न बचे हुए हैं। तो अब हम करते हैं अपना, क्या करेंगे हम करते हैं लॉन्जाइनस को। ठीक है, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत हम यहाँ पर देखेंगे। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का अगर हम क्रम देखें ना, इसमें मैं आपको ये भी बताते जा रही हूँ, क्रम के अनुसार से भी अगर हम देखें तो सबसे पहले किसका क्रम आता है? सुकरात का। सुकरात के बाद किसका समय आता है? अरस्तु का। तो अरस्तु का समय क्या है? जैसे प्लेटो का हमने समय देखा था 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु का जो समय आता है वो आता है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। फिर होरेस आते हैं, जो उनकी जो रचना है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्स पोएटिका है उनकी, लेकिन अरस्तु के बाद उनका नाम आता है। उसके बाद आते हैं आपके लॉन्जाइनस। ये तो इनका जो समय है वो करीब करीब आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि 1 ईस्वी से लेकर, इनका जो समय है वो 1 ईस्वी से लेकर 3 ईस्वी तक आप मान सकते हैं। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो उसका नाम भी अभी यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ बता देती हूँ, पेरियोप्सिस या ऑन द सबलाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इनको कि उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया। आपको अगर उदात्त आएगा तो आप लगा देंगे लॉन्जाइनस, लेकिन उदात्त का जो सर्वप्रथम विवेचन है वो किसने किया था? वो किया था केकिलियुस ने। ठीक है, किसने किया था? केकिलियुस ने किया था। लॉन्जाइनस से पूर्व अगर इनका नाम आता है, अगर इनका नाम नहीं आता है तो आप लॉन्जाइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर इनका नाम आता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? लॉन्जाइनस, वो केकिलियुस। अब हम देखते हैं कि जो आपका एक मिनट, औचित्यवाद का अर्थ क्या है? तो औचित्यवाद का अर्थ क्या है कि अच्छा ग्रहण करना और खराब को त्याग देना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा को कैसे वर्णित किया गया है? तो गहन और व्यापक। ठीक है, जो उदात्त संबंधी अवधारणा उसको गहन और व्यापक
में व्यक्त किया गया है। उदात्त की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या माना है लॉन्जाइनस ने? तो प्रतिभा माना है। उदात्तता की परिधि में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा शामिल नहीं है। और इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है कि प्रबल मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंत व्यापी कल्पना, गरिमामय शांति, उद्यम आवेग और विलक्षण मौन, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो उदात्त का मुख्य कार्य क्या है। तो उदात्त का मुख्य कार्य है सम्मोहन करना। क्या है? सम्मोहन करना, मतलब किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण हमको कहाँ मिलते हैं? तो उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण हमको ग्रीक साहित्य में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ग्रीक साहित्य में। लॉन्जाइनस ने काव्य और कला का मूल उद्देश्य क्या माना है? तो लॉन्जाइनस ने काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है आनंदानुभूति। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लॉन्जाइनस ने लॉन्जाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है किसके सिद्धांत के निकट रखता है? तो कुंतक के वक्रोक्तिवाद से। किसके? कुंतक के वक्रोक्तिवाद से। ये हमने कल पढ़ा था कि आचार्य रामदास चंद्र शुक्ल ने इसको विलायती उत्थान कहा था। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्तता साहित्य सर्जना के लिए क्या करती है? तो उदात्तता भावों और विचारों की सर्जना के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। लॉन्जाइनस के रचना के किन दो बिंदुओं को माना है? तो किन दो बिंदुओं को माना है उन्होंने? अनुभूति के पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष को। लॉन्जाइनस के अनुसार समीक्षक को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो लेखक द्वारा प्रयुक्त साधनों का विवेचन। इसमें जो साधनों का विवेचन है समीक्षक को उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। देवेंद्र शर्मा के अनुसार लॉन्जाइनस का जो विचार कुंतक के किस तत्व से मेल खाता है? तो अर्थ। ठीक है, कुंतक और लॉन्जाइनस, कुंतक, यहाँ जो देवेंद्र शर्मा है उन्होंने कहा था कि जो उदात्त के 5 स्रोत हैं कुंतक की सारणी में विद्यमान है। लॉन्जाइनस जिसको विचार कहते हैं वह भाषा में क्या है? अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है। भाव की प्रधानता ही रस है। अलंकार उभयनिष्ठ है। कुंतक में अलंकारों की संख्या लॉन्जाइनस से कुछ अधिक है, ऐसा देवेंद्रनाथ शर्मा ने बोला था कुंतक और लॉन्जाइनस के सिद्धांत को लेकर। कुंतक और लॉन्जाइनस दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? तो अलंकार। ठीक है, कुंतक में अलंकारों की संख्या लॉन्जाइनस की तुलना में क्या है? अधिक है। लॉन्जाइनस ने उदात्त मतलब उदात्तता के कितने स्रोत तत्व बताए हैं? तो उन्होंने 5 बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 स्रोत बताए हैं। स्रोत या फिर तत्व बताए हैं। आगे हम देखते हैं कि उदात्तता का पहला स्रोत क्या बताया है? भावों की प्रबलता। ठीक है, भावों की प्रबलता बताया है। और महान विचारों को धारण करने की शक्ति, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात, ये 5 जो बताए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 क्या है ताकि हमें आगे ना पढ़। पहला उन्होंने बताया है कि महान विचारों को धारण करने की शक्ति। दूसरा उन्होंने क्या बताया है? भावों की प्रबलता। तीसरा उन्होंने क्या बताया है? अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा उन्होंने क्या बताया है? भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति। और पांचवा उन्होंने बताया है गरिमामय और भव्य रचना विधान। पांचवा क्या बताया है? गरिमामय और भव्य रचना विधान। ये उन्होंने 5
उदात्तता के स्रोत या तत्व बताए हैं। अब हम देखते हैं कि लॉन्जाइनस ने महान विचारों को क्या कहा है, तो आत्मा की ध्वनि कहा है। क्या कहा है? आत्मा की ध्वनि कहा है। आगे हम देखते हैं भावों की जो प्रबलता है वो किससे संभव होती है, तो भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आगे हम देखते हैं कि अलंकारों का समुचित प्रयोग कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसकी रचना की अंतर वस्तु और अलंकार के बीच अंतर ना दिखाई पड़े। क्या हो? जो उसकी अंतर वस्तु है उसमें अलंकार, अंतर वस्तु और अलंकार के बीच में अंतर ना दिखाई दे। आगे हम देखते हैं कि भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति से क्या उत्पन्न होता है, तो अर्थ का चमत्कार उत्पन्न होता है। आगे हम देखते हैं कि रचना की गरिमा का अर्थ क्या होता है। जो गरिमामय हमने बताया ना, गरिमामय और भव्य रचना विधान, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। ठीक है, इसमें क्या होता है, रचना पदों का सम्यक क्रम विन्यास पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ में उत्कर्ष में ये सहायक होती है। उदात्त के विरोधी तत्वों में से एक क्या है? विरोधी तत्व कितने हैं? 3 हैं। एक क्या है? पहला क्या है आपका? शब्दाडंबर। दूसरा है बालिशता। क्या है? बालिशता, जिसको क्या कहते हैं हम? बचकानापन। दूसरा बचकानापन या कि बालिशता है। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका भावांडंबर। जैसे शब्दाडंबर होता है, शब्दाडंबर, वैसे होता है भावाडंबर। तो तीसरा क्या है? भावाडंबर। तो 3 होते हैं, विरोधी तत्व होते हैं, 1 2 3 ये होते हैं। तो इससे पूछा गया है कि एक क्या है, तो एक इसमें है शब्दाडंबर। ठीक है। लॉन्जाइनस के अनुसार शब्दाडंबर की तुलना में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या अधिक महत्वपूर्ण है? उसमें महान लोगों का मौन अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? महान लोगों का मौन। यहां पर शब्दाडंबर में बोलते हैं कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं हो सकती है। बलिष्ठता या बचकानापन की उत्पत्ति किससे होती है? कमजोर और कुंठित बुद्धि से। भावाडंबर में, भाव आडंबर में क्या शामिल है, तो भाव आडंबर में क्या होता है? अस्थानस्थ। ठीक है, अस्थानस्थ, अनपेक्षित तथा अनुचित भावातिरेक। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। देखते हैं हम, जो एक विद्वान है सेंट्सबेरी, ये मानते हैं कि लॉन्जाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप भी उपस्थित है। तो ये वही है, पूछा गया है इसमें कि कैसे वर्णित किया है, तो उसको शुद्ध सौंदर्यकारी बताया है। आगे हम देखते हैं कि अन्य एक विद्वान है डेविड डेचेज। उन्होंने बोला कि उदात्त को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत वो मानते हैं। तो ये क्या है? प्रथम भावात्मक। यहाँ पूछा कि डेविड जो डेचेज हैं उन्होंने उदात्त को क्या माना है, तो प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत। ऐसे स्कॉट जेम्स ने कहा है कि यह लॉन्जाइनस का प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक इनको मानते हैं। तो ये तो 3 प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है कि ये तो किसने प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक माना है, या स्कॉट जेम्स ने, या स्कॉट जेम्स ने लॉन्जाइनस को क्या कहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं एब्रम्स। एब्रम्स कहते हैं कि लॉन्जाइनस जो है जीवंत और आधुनिक है। ये पाश्चात्य विद्वान है। क्या बोलते हैं एब्रम्स? कि लॉन्जाइनस जीवंत और आधुनिक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे लॉन्जाइनस से 30
क्वेश्चन थे वो यहाँ पर खत्म हो गए। अब हम देखते हैं विलियम जो वर्ड्सवर्थ है उनसे संबंधित जो 30 प्रश्न है, वो हम 30 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ में क्या देखेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उनका सिद्धांत है वो है काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, और इनका जो समय है, इनका समय हम देखते हैं कि पहले हमने प्लेटो देखा, फिर अरस्तु देखा, अरस्तु के बाद हमने होरेस देखा, होरेस के बाद लॉन्जाइनस देखा, उसके बाद अन्य आपके हैं जैसे दांते, जॉन ड्राइडन महत्वपूर्ण में। उसके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका समय है 1770 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। यहाँ तक ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी? 1770 ईस्वी से ये इनका जन्म समय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य संबंधी चिंतन किसके साथ मिलकर किया। तो किसके साथ मिलकर किया? उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर किया। कॉलरिज के साथ उन्होंने मिलकर ये कंप्लीट किया। आगे हम देखते हैं कि लिरिकल बैलेट्स कविता संग्रह पहली बार कब प्रकाशित हुई। ठीक है, तो लिरिकल बैलेट्स जो थी वो कॉलरिज और विलियम वर्ड्स दोनों के साथ की रचना थी, जिसमें कॉलरिज भी थे और विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे, और यह रचना प्रकाशित हुई थी 1798 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं कि लिरिकल जो बैलेट्स है इसके प्रथम संस्करण की भूमिका का शीर्षक क्या था। तो यह था दी या एडवर्टीजमेंट था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लिरिकल बैलेट्स के कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स के 1800 जो मतलब सेकेंड वाला था, उसकी संस्करण की भूमिका का शीर्षक क्या था? तो प्रीफेस था। क्या था? प्रीफेस था। 1800 की जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स थे उसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? तो संग्रह पर लगे जो आरोप थे उनके उसमें उत्तर दिए। चार पार्ट में आया था, तो दूसरे पार्ट में क्या हुआ था, जो इनके ये वाले संग्रह पर जो आरोप लगे थे उसके उन्होंने उत्तर दिए थे। आगे हम देखते हैं कि जो सेकेंड है प्रीफेस, उसके किस आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। अब जो सेकेंड वाला प्रीफेस आया था, किन मान्यताओं को प्रभावित किया इसने? तो इसने क्या किया है, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के नव अभिजात्यवादी जो मान्यताएं हैं उनको प्रकाशित किया है। वर्ड्सवर्थ ने जो अपने पूर्ववर्ती काव्य भाषा को कैसे वर्णित किया है? तो दूषित, विकृत और भावहीन व्यक्त किया है उन्होंने। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, ठीक है, विकृत, चमकीली, भावहीन आदि कहा है। आगे हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के लिए किसका प्रयोग अनिवार्य माना है। आईएमपी नेट में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। तो अगर नेट पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। तो ग्रामीणों की बोलचाल की जो भाषा थी उसको उन्होंने अनिवार्य माना था। आगे हम देखते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है उनके अनुसार गद्य और पद्य की भाषा में क्या अंतर है। तो उन्होंने बोला था कोई तात्विक भेद नहीं है। ये हम आगे फिर जब आगे के जो विचारक आएंगे, आगे के जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री आएंगे, उनमें हम ये चीज देखेंगे, थोड़ी अलग हो जाती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्राचीन कवियों की भाषा कैसी थी? तो प्राचीन कवियों की भाषा सरल और सहज थी। वर्ड्सवर्थ ने बाद के कवियों पर क्या आरोप लगाए कि उन्होंने क्या किया है, भाषा को कृत्रिम और आडंबरपूर्ण बना दिया है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर क्यों बल दिया है?
उन्होंने बोला कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो प्रकृति के निकट होते हैं, इसलिए उनकी भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य सिद्धांत में प्रकृति के प्रति क्या देखा है। तो उन्होंने प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह देखा है। आगे हम देखते हैं कि काव्य भाषा के संबंध में प्रायः कितने प्रकार के विचार मिलते हैं। तो दो। कौन कौन से? बोलचाल की भाषा और विशिष्ट या असाधारण भाषा। जो इटली के या इटालवी कवि दांते हैं, काव्य भाषा में ग्राम्य भाषा को क्या माना है? तो उन्होंने हे माना है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो उसको क्या मानते हैं? अनिवार्य मानते हैं। और ये क्या मानते हैं? हे मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस इन जो विद्वानों में से किसने काव्य में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है। ठीक है, तो किसने किया है? जॉन ड्राइडन, जॉन डॉन और वर्ड्सवर्थ ने। इसके अलावा भी जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, वर्ड्सवर्थ ने बोलचाल की भाषा का क्या किया है? समर्थन किया है। आगे हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताओं का खंडन किसने किया है? तो कॉलरिज ने किया है। ठीक है, जब हम कॉलरिज को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि की संवेदनशीलता कैसी होती है? तो साधारण मनुष्य से कवि की संवेदनशीलता अधिक होती है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को क्या कहा है? तो सहज भावों का उच्छलन कहा है। नव अभिजात्यवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? इसमें है तर्क और नियम का अनुसरण। वर्ड्सवर्थ ने नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का क्या किया है? तो उसका खंडन किया। उन्होंने क्या किया है? उसका खंडन किया है। और उनके जो मित्र हैं सहयोगी कॉलरिज, उन्होंने भी इसका खंडन किया है। हम देखते हैं आगे कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और छंदबद्ध रचना में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने बोला है कि कोई, ऊपर भी हमने बोला था कि कोई तात्विक भेद उसने नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो अभिव्यंजना को क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ ने अपनी अभिव्यंजना को क्या कहा है? तो प्रायः घृणास्पद कहा है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कौन से शब्द उत्तम होते हैं? तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो द्वितीय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता क्या है? तो सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को किसकी उपलब्धि माना है? तो कवि की व्यक्तिगत साधना की। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता क्या है? तो क्या है? राग दीप्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। वर्ड्सवर्थ ने स्वयं को क्या समझा, जाना चाहा है कि उनको को लोग कैसे समझे? तो उनको एक शिक्षक के भांति समझे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्ड्सवर्थ के आगे कॉलरिज के सिद्धांत को देखते हैं। ठीक है, कॉलरिज के सिद्धांत को यहाँ पर हम देखते हैं। तो फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो किस ग्रीक शब्द से हुई है फैंटेसी की उत्पत्ति? फैंटेसिया। फंतासिया लिखा है, फैंटेसिया भी हो सकता है। ठीक है, उच्चारण की इसमें जैसे हम कोशिश करेंगे ये वैसे हमें फंतासिया। ठीक है, इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इमेजिनात्यो। किससे हुई है? इमेजिनात्यो, जिसको हम इमेजिन बोलते हैं, वही
इमेजिनात्यो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आपका कल्पना को परिभाषित करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो कल्पना को परिभाषित करने का प्रयास सर्वप्रथम हमने एडिसन को देखा था। एडिसन ने 1672 ईस्वी में किया। ठीक है, एडिसन जो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, बालकृष्ण भट्टाचार्य, उनके लिए स्टील एडिसन, ये वही वाले एडिसन है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्लेटो ने कल्पना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? फैंटेसिया। ठीक है, प्लेटो ने फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसकी जड़ असत्य और मिथ्या पर आधारित होती है। प्लेटो के अनुसार, हाँ ये मैंने बता दिया। विद्वानों के अनुसार कल्पना का स्थान भारतीय काव्य शास्त्र में किसके समान है? तो प्रतिभा के समान है। ये तुलना हो सकती है यहाँ पर। कॉलरिज की आलोचना में क्या विशेषता है? तो कॉलरिज की जो आलोचना है उसमें ये विशेषता है कि व्यवस्था का अभाव है, लेकिन जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत हैं वो उसमें विद्यमान है। क्या है? उसमें जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत है वो बहुत उसमें विद्यमान है, वो अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं पर भी नहीं मिल सकते। कॉलरिज के अनुसार काव्य की उत्पत्ति किससे होती है? तो भावों की तीव्रता से होती है। काव्य की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से हो सकती है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कॉलरिज के अनुसार काव्य की सर्जना के लिए भाव के साथ साथ क्या जरूरी है? तो भाव के साथ साथ क्या है? संवेदन की भी आवश्यकता है। कॉलरिज के अनुसार संवेदन का अर्थ क्या होता है? तो संवेदन का अर्थ कॉलरिज के अनुसार संवेदन का अर्थ होता है अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता क्या है? संवेदन। कॉलरिज के अनुसार कला का जनक क्या है? तो कला का जनक है अनुभूति, संवेदन और भाव का त्रय। कॉलरिज ने कविता के विकास की तुलना किससे की है? तो कॉलरिज ने विकास की तुलना की है मनुष्य के विकास की भांति। कॉलरिज के अनुसार कविता अपने जन्म के समय किन तत्वों के साथ विकास करती है? तो अर्थ, बिंब, छंद, भाव, शब्द, अलंकार। ठीक है, अपने जन्म के साथ ये इन तत्वों के साथ क्या करती है? विकास करती है। आगे हम देखते हैं कि जो कॉलरिज ने कल्पना का जो उनका सिद्धांत था किसके लिए महत्वपूर्ण माना है? तो काव्य और आलोचना दोनों के लिए। प्रतिभा के संबंध में क्या सत्य है? कि जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, प्रज्ञा के संबंध में क्या सत्य है? कि जो प्रज्ञा होती है वो अर्जित की जाती है। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो कल्पना और सृजनशीलता से है। प्रज्ञा का संबंध किससे है? रम्य कल्पना और संयोजनशीलता से है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है। पहला कौन सा है? मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। ठीक है, मुख्य कल्पना क्या होती है? सामान्य पुरुष की जो कल्पना होती है वो मुख्य कल्पना होती है। मुख्य कल्पना से क्या प्राप्त होता है? तो मुख्य कल्पना से हमको क्या प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या प्राप्त होता है हमको? प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे हम देखते हैं कि जो गौड़ या रम्य कल्पना होती है वो किसको कहते हैं? तो जो कवि की कल्पना होती है उसको गौड़ या रम्य कल्पना कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? यह संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाती है और दृश्य जगत की वस्तुओं को विशिष्ट बनाती है। फैंटेसी की कल्पना
को किस रूप में जाना जाता है? तो फैंटेसी को रम्य या ललित कल्पना के रूप में जाना जाता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना किससे संबंधित होती है? तो वह आत्मा से संबंधित होती है। फैंटेसी किससे संबंधित होती है? वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। कल्पना की विवेचन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिलती है। ये दोनों आपस में परिचित थे, दोस्त थे। कॉलरिज ने कॉलरिज ने कविता को वास्तविक शक्ति से संपन्न कब माना है? कब माना है? जब उसे अधिकतम भाव के साथ फिर पढ़ना चाहें, ठीक है, तब वो क्या हो, वास्तविक शक्ति से, तब वो जो कविता है वो संपन्न मानी जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना को कैसे परिभाषित किया है? कैसे परिभाषित किया है उन्होंने? मानसिक रूप विधान कहा है कल्पना को। क्या बोला है? मानसिक रूप विधान कहा है। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा ने कल्पना को कितने भागों में बांटा है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा ने कल्पना को दो भागों में बांटा है, एक तो मुख्य कल्पना और दूसरी गौड़ कल्पना। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं अब हमने क्या क्या यहां पर देखा? हमने यहां पर क्या क्या देखा कि लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत हमने यहां पर देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत देखा, कॉलरिज का हमने क्या देखा? कल्पना सिद्धांत देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे टी एस इलियट का परंपरा सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इससे जो 30 प्रश्न हैं हम वो देखेंगे और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और रही आपकी काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब और प्रतीक, काव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य, तो इनसे मुश्किल से मुश्किल एक एक प्रश्न बनेंगे। जो इनके बारे में महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं हम कि जो हमारे इलियट है, इलियट ने द फंक्शन, इलियट का समय देखिए, अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? अरस्तु, नहीं सॉरी, प्लेटो का समय क्या बताया था? 427 ईसा पूर्व। फिर अरस्तु आए, उनका समय क्या रहा? उनका समय था 384 ईसा पूर्व। ठीक है, अरस्तु का 384 ईसा पूर्व। फिर लॉन्जाइनस आए, उनका समय क्या था? 1 से 3 शताब्दी के आसपास। फिर हमने देखा विलियम वर्ड्सवर्थ, जो हमारे सिलेबस में लगे, हम उनकी बात कर रहे हैं, 1770 ईस्वी। फिर आए आपके कॉलरिज, उनका समय था 1772 ईस्वी। फिर आपके क्या है उनके बाद आए हैं आपके इलियट। तो इलियट का समय क्या है? 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी। तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का जो उल्लेख है उसमें से सबसे लास्ट में इलियट आते हैं और उनका क्रम 1888 है। और उनकी जो वो विशिष्ट पुस्तकें हैं किनकी? इलियट की, वो है द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, ये जो पूछी जा चुकी है, एलिजाबेथन एसेस, ठीक है, पोइट्री एंड ड्रामा, सेलेक्टेड एसेस ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, ठीक है, ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचना है। तो अब पूछा गया है कि जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एक लेख था इनका, उससे पूछा गया है कौन से दो उद्देश्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं इलियट ने। ठीक है, तो उसमें कौन से दो उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं? तो उन्होंने बताया है कि विषदन और रुचि पुरस्कार। वहीं जो
ये था 2 बार उन्होंने द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो लेख है दिया, एक 1923 में दिया और एक दिया उन्होंने 1956 में। तो जो 23 में दिया उसमें उन्होंने बताया विषदन और रुचि परिष्कार, और दूसरा जो दिया तो उसने बताया बोध और आस्वाद। ठीक है, ये इसमें नीचे दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए बोध और आस्वाद। इलियट ने कविता के सौंदर्य को वो कैसे देखते हैं, तो विच्छिन्नता की अपेक्षा कविता के सौंदर्य को उसकी संपूर्ण पूर्णता में देखते हैं। तो किसमें देखते हैं, समस्त पूर्णता में देखते हैं। इलियट ने जो रिचर्ड्स थे और एम्सन्स थे, एम्सन की जो शाब्दिक आलोचना को उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा नींबू निचोड़ आलोचना। इलियट आलोचना का अन्यतम प्रयोग क्या मानते हैं, तो रुचि परिष्कार। इलियट के मूर्त विधान सिद्धांत के अनुसार भाव को कला के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, सह संबंधी वस्तु की खोज द्वारा। इलियट के मूर्त विधान की तुलना भारतीय रस सिद्धांत में किससे की गई है, तो किससे की गई है, तो रस के विभावन व्यापार से की गई है। किससे की गई है, रस सिद्धांत में जो विभावन व्यापार है उससे की गई है। संवेदनशीलता का आसाहचर्य, ये पूछा जा सकता है कि किसका सिद्धांत है या किसने इसकी जो किसने इसका प्रस्तुतिकरण दिया है या किसने इसको बतलाया है, तो इलियट ने बताया है। तो ये क्या है, ये है भाव और विचार में दरार पड़ना और कविता में सौंदर्य का हास होना। ठीक है, इलियट ने जो संवेदनशीलता की जो असाहचर्य है उसका सिद्धांत का श्रेय किसको दिया है, तो रेमी द गुमो को दिया है। किसको दिया है, रेमी द गुमो को दिया है। आगे हम देखते हैं गुमो गुरमो। आगे हम देखते हैं कि इलियट के निबंध जो है, इलियट का जो निबंध है वो क्या है, थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री। क्या है, थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री जो है, कितने नाट्य स्वरों की उसमें चर्चा की गई है, तो उसमें 3 नाट्य स्वरों की चर्चा की गई है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम नाट्य स्वर क्या है उसमें, कि कवि का स्वयं को संबोधित करना। क्या है, कवि का स्वयं को संबोधित करना। दूसरा क्या है, दूसरा है कि श्रोता पाठक के छोटे बड़े समुदाय को संबोधित करना। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है जो काल्पनिक पात्रों द्वारा या काल्पनिक पात्रों को स्वर बनाकर संबोधित करना। अब इनका जो निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है, तो उसके अनुसार कला क्या है, तो कला क्या है, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं है बल्कि उससे क्या है, पलायन है। आईएमपी कई बार पूछ चुका है। अब इनके जो सिद्धांत है, कवि का व्यक्तित्व काव्य में किस प्रकार का होता है, तो उत्प्रेरक की तरह होता है। आगे हम देखते हैं कि कला को कैसे प्रस्तुत किया है, तो दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है किसके विपरीत है, तो स्वच्छंदतावाद के विपरीत है, आईएमपी। इलियट ने स्वच्छंदतावादी जो स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने बतलाया है कि यह भावों का क्या करती है, दमन करती, भावों का ये दमन करती है। इलियट के अनुसार अच्छी कविता कैसी होती है, तो अच्छी कविता में कवि अपनी भावनाओं को तटस्थ रखते हुए रचनाशील रहता है। अच्छा रचनाकार कविता में क्या करता है, तो अत्यंत संयमित और आत्म अभिव्यक्ति के साथ कविता की प्रस्तुति देता है। इलियट के परंपरागत या परंपरा सिद्धांत के अनुसार रचना का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, तो पूरी संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में करना चाहिए। रचना का महत्व किस पर निर्भर होता है, तो संपूर्ण परंपरा के समंजन पर होता है।
इलियट परंपरा को वर्तमान में कैसे देखते हैं कि जैसे कि वह वर्तमान से अलग ना होकर उसी का हिस्सा हो। इलियट ने नए कवियों के लिए क्या आवश्यक माना है? तो उन्होंने बताया है कि जो अतीत का ज्ञान है वह जरूरी है कवियों के लिए। इलियट का जो लेख है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परंपरा और व्यक्तिक जो प्रज्ञा है उसका महत्व स्थापित करना। इलियट के अनुसार भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में क्या अंतर होता है? तो क्या होता है कि अंतराल होता है इसमें भोगने वाले मन और रचना के बीच में, रचना करने वाले मन के बीच में। रचना की महानता किस पर निर्भर करती है? तो वो भोगने वाले और रचना करने वाले मन के अंतराल पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसी में जो अंतराल के बारे में है कि भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता एक अंतराल बना रहता है और जितना ज्यादा यह अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है। इलियट के अनुसार कविता क्या है? तो कविता व्यक्तित्व से क्या है? पलायन है, अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है? व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट के अनुसार आलोचना को कैसे वर्णित किया जा गया है? तो उसको एक सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लास्ट प्रश्न हमारा, इलियट के अनुसार सच्ची आलोचना का लक्ष्य क्या है? तो काव्य है। सच्ची आलोचना सूक्ष्म और प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है बल्कि क्या है? काव्य है। और एक और बहुत फेमस इलियट का कोटेशन है यहाँ पर कि जो अतीत होता है, अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसा करके हमने यहाँ पर देखे सिलेबस के अनुसार हमारा ना जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत था, परंपरा का सिद्धांत था, वो यहाँ पर हमारा देखते हैं तो खत्म हो गया। अब जो प्रतीक है, ठीक है, स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब प्रतीक। स्वच्छंदतावाद अगर हम किसके दृष्टि में देखें, पाश्चात्य की दृष्टि से देखें, उसकी दृष्टि से तो हमने देखा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने इसको देखा है। अगर हम पाश्चात्य की दृष्टि से देखें तो इसमें फ्रेडरिक श्लेगल का नाम आता है। किसका नाम आता है? फ्रेडरिक श्लेगल का नाम आता है स्वच्छंदतावाद में। ठीक है, और इसमें स्वच्छंदतावाद का जो उदय है वो माना जाता है लिरिकल बैलेड्स से। किससे? जो लिरिकल बैलेड्स थी वहां से इसका उदय माना जाता है। और स्वच्छंदतावादी जो समर्थक है उसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स और बायरन। तो दो तो आपके सिलेबस में है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। अन्य कौन से हैं? शैली, कीट्स और बायरन। ठीक है, बस इसमें और बहुत ज्यादा चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो बिंब विधान के बारे में पूछ रहा था, बिंब और प्रतीक। प्रतीक में आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा कि जो फ्रांस के प्रथम कवि थे बादलेयर, उनकी कविता थी कॉरेस्पॉन्डेंस। उसको प्रतीकवादियों ने क्या बोला? अपना घोषणा पत्र। ये दो तीन चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो किसका नाम है? बादलेयर का। ठीक है, और जो इसका, चलिए ठीक है, मैं काम करती हूँ। मैं आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 15 प्रश्न बनेंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतीक, और इसमें से मैं आपको वो दे दूंगी तो आपका ये जो थोड़ी सी यूनिट जो बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। इतने के पीछे क्यों छोड़े, मैं उसको आपको 15 प्रश्न जो है आपके, मैं उसको कंप्लीट करवा देती हूँ।
तो वो अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका यूनिट 8 आज खत्म हो चुका है। वो 15 प्रश्न कराने के बाद मैं तुरंत शुरू कर दूंगी आपका जो यूनिट 7 है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।